नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और आज इसका नाम हमने रखा है किसी अनहोनी का डर है क्या। बार बार बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही थी पूरे हफ्ते जो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये कहाँ से निकल गया है। कल तक तो बताया कि टॉप बैंक में से एक शामिल है, फिर उसके बाद पता लगा वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो ये जो अनहोनी होती है, जिसको अंग्रेज़ी में कोई कोई ब्लैक स्वान भी बोलते हैं, उस टाइप की बहुत घटनाएँ हुई। तो हमने सोचा आज इस पर चर्चा की जाए कि जो बहुत सारे इवेंट हुए जिसको एक्सप्लेन करना, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में ये सब चल रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है बाज़ार में और क्या क्या हो सकता है। इन सब पे हम लोग आज बातचीत करेंगे इस शो में। तो हमने कई सारे टॉपिक्स जो है डिसाइड किए, उसमें से कुछ को हटाया और 4 तय किए हमेशा की तरह से। उन 4 पे हम चर्चा करेंगे। तो उन 4 के मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फेडरल रिजर्व, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में, मेरे ख्याल में सबसे चैलेंजिंग टाइम उसका इस समय है कि उसको करना क्या है। 22 मार्च की उसकी बैठक में वो क्या करेगा। रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, बढ़ाएगा तो क्या होगा। ये चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि वहाँ की बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। तो एक तो इस पर चर्चा होनी है। दूसरा, एक बहुत आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि बॉन्ड यील्ड जो है उसमें इन्वर्जन आ रहा है। यानी छोटे समय की जो बॉन्ड यील्ड है वो जो लंबे समय वाले बॉन्ड है उससे ज़्यादा हो जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मार्केट पे क्या इम्प्लीकेशन होता है, ये क्यों होती है ऐसे, इसको एक डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी इसको समझाने के लिए। तीसरा टॉपिक हम समझेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या चीज़ ऐसी है जो हमको डरा रही है। क्योंकि आपने ये भी गौर किया होगा कि भारतीय बाज़ारों में खासतौर पर हम लोगों ने प्रेशर देखा। कई बार ऐसा हुआ यूएस मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ, फिर भी इंडियन मार्केट में कुछ कुछ डर था, लोगों को गिरा। फिर निचले स्तर पे बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जिसको देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में क्या बॉटम बन गया। ये हमारा 4th टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इसका आप नंबर और डेटा देखेंगे तो आप वाकई आपको सरप्राइज लगेगा कि अच्छा, ये तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी चल रहा है। नीचे नीचे लोग वैल्यू बाइंग भी कर रहे हैं क्या। तो क्या आईटी सेक्टर का बॉटम बन गया है, ये हमारा चौथा टॉपिक है। ये चारों टॉपिक्स को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक दूसरे में बिना मिक्स किए हुए। तो जो मेहमान है मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। अभय अग्रवाल जी हैं हमेशा की तरीके से हमारे साथ, पाइपर सेरिका के फाउंडर और सीईओ हैं। दूसरे मेहमान हमारे गुरमीत प्राजी हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ कंप्लीट कैपिटल या कंप्लीट सर्कल कैपिटल आपके हैं, उसके फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं, एमडी भी हैं, मालिक भी हैं, सब कुछ हैं वो उसके। और अनुराग शाह अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एनसेट कैपिटल के हैं और फेड की जानकारी ये लेके आए हैं, अंदर की खबर की क्या करने वाला है आज आपको पता चल जाएगा। 22 मार्च की खबर आज ही मिलेगी आपको। चौथे मेहमान हमारे साथ हैं कीर्तन शाह, जो मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के। कीर्तन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए विशेष धन्यवाद आपको। तो ये जो 4 टॉपिक हमने सोचा डिस्कस किए जाए, क्योंकि ये आपके टॉप ऑफ द माइंड में और यही अगले 10-15 दिन प्ले आउट होने वाले हैं। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह यूजुअल सस्पेक्ट आप तो जानते ही हैं, जहाँ से कांड होते हैं और जहाँ होने हैं, अनुराग भाई के पास चलते हैं। अनुराग भाई, एक बार फिर आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। एकदम सीधा सवाल है, क्या करेगा फेड? नमस्कार नीरज जी, आपको और सभी पैनल मेंबर्स को। और आपने मुझे वो शाह बना दिया। अब तो आजकल तो शाह का जमाना चल रहा है इंडिया में, तो सेंटर में भी शाह है और मार्केट्स में भी शाह है, तो अब ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। अच्छा, तो इस पे अगर नीरज, सवाल बहुत अच्छा है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं लोगों के लिए, आई थिंक, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है और इसको ना मैं नहीं चाहता हूँ कि वी शुड ओवर थिंक दिस। और लोग आते हैं रोज और देखते हैं कि यार हम कुछ कर नहीं रहे हैं, एंड देन वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट। क्या हो रहा है इसमें? तो देखिए, सिंपल बात है, मैंडेट फेड के और किसी भी सेंट्रल बैंक के, और इंडिया में आरबीआई कहें और कोई भी ग्लोबली, उनके 2 मैंडेट्स होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन फिलिप्स कर्व। इकोनॉमिक्स का पुराना कॉन्सेप्ट है। उसमें ये कॉन्सेप्ट कुल मिला के ये होता है नीरज के, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में एक बैलेंस होता है हमेशा। अगर एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, और एक को, अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल कम करने जाओगे। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग सवाल लोग पूछ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 0 क्यों नहीं है? यूएस में अभी 3.5-3.6% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस जैसे कंट्री में 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 डिजायरेबल नहीं होता है। कोई भी इकोनॉमी में अबाउट 5% अनएम्प्लॉयमेंट जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि अब तकरीबन इट्स अ फुल एम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड। क्योंकि वो 5% अनएम्प्लॉयमेंट रोटेशन में रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे कम हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, विच मीन्स पीपल हैव मोर मनी, वर्कफोर्स की स्केर्सिटी हो जाती है,
और फिर वेजेस बढ़ते हैं और वेजेस फिर अल्टीमेटली पास ऑन होते हैं। कुछ वही खेल अब यूएस में हो रहा है। अल्टीमेटली 3.6% हिस्टोरिकल लो है अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसकी वजह से लेबर स्केर्सिटी हो रही है। लेबर्स को हाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं। लेबर को हाइक्स ज्यादा मिलेंगे तो देखिए, कम्युनिज्म का जमाना नहीं है, बट जो लोग सोच सकते हैं उसको जाके पढ़ सकते हैं कि अगर लेबर हाइक्स होंगे कैपिटलिज्म में तो फिर वो कंज्यूमर को पास ऑन होंगे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है नीरज कि अभी उनके 2 मैंडेट हैं, उसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा ओवरशूट कर रहे हैं। आई थिंक वो जरूरत से ज्यादा है। दे वांट टू ब्रिंग इट डाउन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बढ़ाना है। तो उस 3.6% से 4.6, तो करीब तकरीबन इस प्रोसेस में यूएस में अबाउट 2 मिलियन लोग एक्स्ट्रा हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे। तब इकोनॉमी बैलेंस में आएगी, इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये उनकी मैंडेट की बात रही। नीरज, एक छोटा क्वेश्चन और एड्रेस कर देते हैं जो आपका था कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी। देखिए, इंपॉर्टेंट मैक्रो स्टेबिलिटी जरूर होता है और वो उसके लिए काम करते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो मैंडेट है वो बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन होता है। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ अच्छा चल रहा है, तो इन्फ्लेशन इज द प्राइमरी टारगेट फॉर देम। 22 की मीटिंग को क्या करेंगे, बिल्कुल सही बताया नीरज आपने। हमारी 2 दिन पहले बात हो रही थी। उस समय तो मैं बिल्कुल माइनॉरिटी में था और तकरीबन सभी किससे चैनल्स फेड चेयर से बात हो रही थी क्या? किससे बात हो रही थी? नहीं नीरज, वो ऑफलाइन आपको बताऊंगा, बट ओके ओके गुड। हाँ बिल्कुल। वो जब स्टॉक्स की चर्चा करेंगे प्राइवेटली तब हम बात कर लेंगे। हाँ बट जो जनरली चैनल्स पे ही बात कर रहे थे, वो एक अबाउट माइनॉरिटी व्यू था। हाँ 10% लोग ही कह रहे थे देखिए अब तो फेड रुक जाएगा। बट आई एम मोर देन हैप्पी। कल ईसीबी के जो मूव्स आए और क्रिस्टीन लेगार्ड ने जो अनाउंसमेंट दिया, उन्होंने तकरीबन वही बात कही कि देखिए, ये 2 लड़ाई अलग हैं। स्टेबिलिटी हम फाइनेंशियल सिस्टम को देंगे। सेकंड, दिस इज नॉट अ लेमन मोमेंट इन द सेंस दैट ये वो उस लेवल का क्राइसिस नहीं है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। और थर्ड, इन्फ्लेशन की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि इवेंचुअली, एंड नीरज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इकोनॉमी, inflation, it doesn't work for, the economy doesn't work for anyone in a high inflation environment, especially for the poor people. Politicians का हमेशा अलग व्यू रहता है। वो शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि पार्टी चलती रहे, लेकिन आई थिंक इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस बने हैं कि दे कैन स्टे इंडिपेंडेंट। सो 22 को 25 बेसिस पॉइंट, नीरज, आई वुड हैव वांटेड 50, और मार्केट भी 50 चाहता था, शायद 25 आए और वो चलने देंगे उसको, और वो वही कहेंगे लास्ट में कि वी विल स्टे एट इट अंटिल द जॉब इज डन। पर गोल्डमैन सैक्स तो कह रहे हैं कि स्किप कर देंगे इस बार। सो वो नीरज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। हमें ये नहीं पता है कि ये वो जेनेट येलन, हमारी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस में, विच इज द फाइनेंस मिनिस्टर, अब वो उनका पॉसिबली न्यूज है कि वो शायद चली जाए रिटायर होके। उसका रिप्लेसमेंट गोल्डमैन सैक्स से भी आ सकता है नीरज अगली बार। तो क्या तो ये बात है सर, ये कहाँ अच्छी पे खबर बताई आपने। तो कहां पर किसके तार जुड़े हुए हैं ना। और ये सब एनालिस्ट जो है, ये सब सेल साइड व्यूज होते हैं। इनकी पब्लिक पॉस्चरिंग हर हफ्ते चेंज होती है, राइट। तो कौन किस करवट बैठा है नीरज, वो उसका अंदाजा तो फिर बाद में ही पता लगता है। तो आई वुडंट टेक इट एज द इकोनॉमिस्ट व्यू, आई वुड टेक इट एज अ व्यू फ्रॉम अ हाउस व्हिच हैज ऑल द पॉलिटिकल कनेक्शंस, राइट। देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है ना। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 4 हाइक मुझे लगता था, 1 हाइक मिस करो, बाकी 3 देखी जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि वो कुछ और मतलब से उन्होंने बोला हो। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए वो बढ़ाते हैं फिर से, है ना, तो जो मार्केट में एक माहौल बनाया गया था कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम पूरा आपका ध्वस्त हो जाएगा, मत बढ़ाइए, स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं आएंगे, बैंक डूब रहे हैं, तो क्या फेड इतना हिम्मत दिखाएगा, इतना डरेगा नहीं कि नहीं साहब मैं तो बढ़ाऊंगा? आई थिंक फेड को भी ये सोचना अब है कि ये एक जो मर्ज है इन्फ्लेशन का, क्या वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक ही उसकी एक दवाई है, कि उनको और भी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन में अगर देखें नीरज जी, तो एक स्पेकुलेटिव कैपिटल जो आती है, जो एक्सेस क्रिएट करती है, जैसे ऑयल प्राइसेस थे, वो इसलिए बढ़े क्योंकि लोगों ने एक कमोडिटी को फाइनेंशियल एसेट बना दिया। वो $100 गया, $120 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था। लोग कहने लगे 150 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। पर जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, वो स्पेकुलेटिव कैपिटल निकल गई, वो $60 के लेवल पे आ गया। उसी तरह हमने देखा काफ़ी कमोडिटीज़ है, नेचुरल गैस है, कॉपर हैं, जिनके प्राइसेस अपने आप नीचे आते जा रहे हैं। फूड ग्रेन है जो अभी भी थोड़े इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में है। और
तो फेड को ये देखना है कि अगर वो स्पेकुलेटिव एक्सेस कैपिटल निकल रही है सिस्टम से, तो कहाँ तक रेट लेके जाएं कि बैंक ना फेल होने लगे। क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अनुराग जी ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करना है, तो फ्रैंकली अगर एसबीबी को नहीं बचाते तो 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते जो स्टार्टअप कंपनीज में काम करते हैं, जिनके अकाउंट्स हैं वहाँ पे। तो इतना फेड भी अब उस पॉइंट पे आ गया है कि यहाँ से रेट बढ़ाया तो कितने बैंक फेल होने लगेंगे, बैंकिंग सिस्टम पे कितना प्रेशर आ जाएगा। और एसवीबी जैसे और कितने बैंक हैं अभी सिस्टम में, जिनके हमारे पास डेटा नहीं है, फेड के पास है। और सिर्फ वो यूएस में नहीं है, वो यूरोप में भी हैं, वो चाइना में भी हैं, वो जापान में भी हैं, जो ट्रेजरीज लेके बैठे हैं यूएस की। तो उसको मार्क टू मार्केट किया तो पूरी नेटवर्थ उड़ जाएगी। तो वो टेक्निकली इंसॉल्वेंट हैं वो बैंक्स। सो आई एम श्योर फेड भी ये एनालिसिस कर रहा है कि कहाँ पे हमको रेट रोकना पड़ेगा और दूसरी दवाइयाँ निकालनी पड़ेंगी इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो मुझे इस इन्वायरमेंट में जैसा है अभी माहौल, आप बैंकिंग सेक्टर पे ग्लोबली प्रेशर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट या शायद वो भी ना हो। और लैंग्वेज अपनी वो रखेंगे इस तरह की कि अगर फिर से इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ तो एक हमारे पास वेपन है जिसको यूज़ करेंगे, उसको नहीं डाइल्यूट करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस एनवायरनमेंट में रेट बढ़ा के उनका कोई ऑब्जेक्टिव मीट होगा। तो आप कह रहे हैं कि स्किप, मेरे हिसाब से स्किप ही करेंगे। और अनुराग कह रहे हैं कि 25 जी ना, 2 तो व्यू में मिले। अब चलिए 2 लोगों को और देखते व्यू क्या है। कीर्तन के पास चलते पहले, गुरमीत आपके पास थोड़ी देर से आए। कीर्तन, ये जो माहौल बना हुआ है, अनुराग कह रहे हैं कि 25 तो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इकॉनमी काम नहीं करती अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो। अभय जी कह रहे हैं लेकिन हाई इन्फ्लेशन को क्या करेंगे जब बैंक ही नहीं बचेगा हमारा। अगर आपने होल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड को बेच दिया तो एमटीएम आ जाएगा जो $620 बिलियन के आसपास बना हुआ है। अच्छा, एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जो चार्ट देखिए कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है अमेरिका में। उन्होंने कहा था फेड ने कि हम अपनी बैलेंस शीट को कम करेंगे। ये देखिए जरा चार्ट, कम करते करते लाए एकदम से वी शेप बना दिया उन्होंने, पैसा झोंक दिया। झोंका इन द सेंस कि जिस तरीके से उन्होंने बैंकों के लिए क्रेडिट लाइन खोली है, जिस तरीके से बैंक्स को आप पैसे दे रहे हैं, तो आप सिस्टम में एक वर्चुअल लिक्विडिटी दे रहे हैं फिर से, तो इसीलिए ये चार्ट में वी शेप रिकवरी बनती हुई दिख रही है। कीर्तन आपको लगता है? हाँ, ये इसलिए है नीरज जी, क्योंकि जो एमबीएस पे जो रन होने वाला था कि सारा $80 बिलियन का एसवीबी का प्लस बाकी बैंक से वो सारा एक साथ मार्केट में आ जाता, उसका बायर कौन था? तो बैंक को आना पड़ा एज ए बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो लिक्विडिटी देने के लिए कि हम अब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्रेडिट क्वालिटी खराब नहीं है, टाइमिंग का इशू है, तो हम हैं एज ए लास्ट बायर। तो उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया और इसकी वजह से ये स्पाइक दिखा है। तो मुझे लगता नहीं ये स्पाइक सस्टेन करेगा, ये वन टाइम स्पाइक था इस टाइम को कंट्रोल करने के लिए। अब भाई देखिए कैसे भी बना, लेकिन बना बिल्कुल बना। तो ये बना। अब ये मतलब मेरा सवाल ये है कि फेड अपने जाल में फंसता जा रहा है क्या? कीर्तन आपको क्या लगता है जो ये सब चल रहा है, क्या होगा? नीरज जी, आई थिंक यहाँ गौर करने की बात यह है कि क्या फेड पॉज करके बाद में वापस स्टार्ट कर सकता है। मुझे लग रहा है वो एक सिनेरियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। व्हेन आई से पॉज, मैं कह रहा हूँ कि शायद जो 50 बिप्स की एक्सपेक्टेशन थी आपकी पहले, जो बैंक्स डिफॉल्ट हुए या डूबे उसके पहले, उससे कम कर क्या 25 बिप्स बढ़ाएगा या पॉज करेगा, वो टेम्पररी सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। और शायद एक क्वार्टर बाद फेड को वापस रेट्स बढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार उन्हें ये अंदाजा आ गया कि बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है। कुछ डेटा पॉइंट्स देना चाहूंगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। आई थिंक हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, पर यहाँ पर जानना ये भी जरूरी है कि जब आपने 0 से 5% रेट इतनी तेजी से बढ़ा दिया, क्या इसका ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन पे इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है? मैं कुछ डेटा पढ़ रहा था। आई थिंक जो जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड है वो 3.2% ग्रोथ दिखाने वाला है। यूएस रिटेल सेल्स नंबर्स जो आए थे वो सिर्फ 0.4% से गिरे थे। और अगर आप सीपीआई भी देखें, जो प्रोबेबली अभी कुछ दिनों पहले आया था, वो 6% पे, जबकि उनका टारगेट 2% है। तो जब इन्फ्लेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो 0 से 5% की इतनी तेजी से जो रेट्स बढ़े, उसका ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट फेड एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना अच्छा उनकी एक्सपेक्टेशन मैच करते हुए आया है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि उनके पास स्कोप नहीं है कि ये फेड रेट हाइक्स पॉज कर दे या बंद कर दे। हाँ, डेफिनेटली हो ये सकता है कि शायद वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना
पॉज करके देखे या सिर्फ 25 बिप्स बढ़ाकर देखे कि ये जो बैंक क्राइसिस हो रहा है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो रहा है और क्या मुझे उसके आगे रेट्स बढ़ाना चाहिए या नहीं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। अगर आप देखें एसवीबी और सिग्नेचर बैंक में तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग $300 बिलियन के डिपॉजिट्स थे। अब फेड ने जब आकर कह दिया कि मैं आपको सब ये डिपॉजिट सिक्योर कर देता हूं, तो फेड को ये भी देखना जरूरी है कि टोटल यूएस बैंकिंग सिस्टम में कितना डिपॉजिट है। अब आप देखिए $17 ट्रिलियन का डिपॉजिट है, राइट। पॉइंट टू, फेड ने ये कहा कि आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो $620 बिलियन का लॉस कर रहा है, तो फेड ने ये कहा कि इसको थोड़ा 1 साल से पुश कर देते हैं। अभी ये 1 साल से पुश करने में एक इंपॉर्टेंट दूसरा डेटा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ वो लॉसेस अपने पीएनएल पे आज नहीं ले रहे हो, पर वो लॉसेस 1 साल बाद तो आने ही अगर मार्केट स्टेबलाइज नहीं होए। अब आपकी 2 ट्रिलियन की इक्विटी है, उसमें अगर आपने 600 बिलियन का मार्क टू मार्केट है तो 20-25% लॉस है, विच इज वेरी ह्यूज, राइट। और आप जब लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, जो फेड ने कहा कि आप 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा देके मुझसे लिक्विडिटी ले सकते हैं मार्केट में। अब जैसे यहाँ पर रेपो विंडो होता है, वैसे यूएस में डिस्काउंट विंडो कहते हैं उसको। डिस्काउंट विंडो 1 वीक पहले तक बैंक्स तकरीबन $4.5 बिलियन तक बोरो करती थी। ये क्राइसिस वाले 1 वीक के पीरियड में $152 बिलियन की बोरोइंग हुई, विच क्लियरली शोज कि बैंक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट से या फेड से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक साइड पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जीडीपी बढ़ते जा रहा है, रिटेल सेल्स उतनी इंपैक्टफुली नीचे नहीं आ रहा है जो फेड एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेट्स ऊपर जाने की वजह से होगा। और दूसरी साइड पे बैंक क्राइसिस जो हो रहा है वो शायद आज आपने कर्टेल कर लिया है, पर अगर उसे सिस्टमैटिकली मैनेज नहीं किया गया तो ये शायद और बड़ा बन सकता है। तो फेड के पास मुझे नहीं लगता कि 50 बिप्स बढ़ाने के लिए शायद उतना ज्यादा स्कोप है, पर अगर वो 0 भी कर देगा तो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा मार्केट को कि सब ठीक चल रहा है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद 25 बिप्स देकर थोड़ा सा वेट आउट करेगा, देखेगा इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या हो रहा है और फिर डिसीजन लेगा। तो आप कह रहे हैं स्किप, अनुराग कह रहे हैं कि 25 और कीर्तन कह रहे हैं 25 दे के फिर स्किप, है ना। गुरमीत भाई, आपको क्या लगता है फिर क्या करेगा? सर, करना तो पॉज चाहिए, पर जैसा कीर्तन ने बोला कि पैनिक सिग्नल करेगा। अगर फेड बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं तो ये भी एक तरीके का पैनिक है। शायद 25 करके बोलेगा कि हम, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं जाती। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि यील्ड बढ़ा हुआ है, एमटीएम लॉस है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? आपको यील्ड नीचे लाना पड़ेगा ताकि एमटीएम लॉस कम हो। और ये क्राइसिस को डिफ्यूज करने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा। प्लस क्राइसिस अपने आप में डिसइंफ्लेशनरी होता है। तो आपने देखा कमोडिटी प्राइसेस गिरना शुरू हो गए, आपके पैनिक में स्पेंडिंग कम होती है। अगर आपका डिपॉजिट्स रिस्क में है तो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो फेड का देखिए एक इन्फ्लेशन होता है, एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन होता है। आज अगर इन्फ्लेशन 8% है तो मैं वेज ग्रोथ भी ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा, तो वो परमानेंटली दिमाग में एंट्रेंच्ड हो जाती है। तो जब इस तरीके का कोई भी क्राइसिस आता है तो उस एक्सपेक्टेशन को भी थोड़ा सा कम करता है। तो मेरे हिसाब से शायद ये छोटा क्राइसिस था जो अभी तक छोटा है। अगर मेरा ये मानना है अगर उन्होंने ज्यादा एग्रेसिव स्टांस लिया तो चांसेस है ये फुल ब्लोन क्राइसिस भी बन सकता है, क्योंकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है नीरज जी। अभी ये क्रेडिट कार्ड डेट उनका बहुत ज्यादा है, उनका स्टूडेंट लोन पोर्टफोलियो है, कमर्शियल रियल एस्टेट है। आपको साथ में लिक्विडिटी विड्रॉ भी करना है, खाली टाइटन नहीं करना है। वो आपने दिखाया चार्ट, अभी वो एक हफ्ते में वापस से $160 बिलियन पंप करना पड़ गया। तो मुश्किल काम है ये। और जब भी कोई क्राइसिस आए हमेशा पॉज देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि करना पॉज चाहिए, बट क्योंकि पैनिक सिग्नल करेगा तो शायद 25 पैसा करके फिर किसी और तरीके से इसको मैनेज करेंगे। $1 ट्रिलियन का क्रेडिट कार्ड का बिल है उधर, लोगों ने इतना स्वाइप कर करके पैसे लगाए हैं। और $162 बिलियन, $162 बिलियन ले चुके हैं लोग। अभी जो नई क्रेडिट लाइन खुली है, मैंने पिछली बार कहा था गुरमीत से कि जो आदमी दिख गया फेड की बिल्डिंग के आसपास उसके बैंक की तो वाट लग जाएगी, क्योंकि मान लेंगे लोग कि इसके बैंक में प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए मैं आपकी तरफ से ये मैं जानना चाहता हूँ कि उपाय क्या होंगे। मान लीजिए वो कह रहे हैं ठीक है, अच्छा मैं ना बढ़ाऊँ तो मैं क्या करूँ, कैसे लिक्विडिटी सकआउट करूँ? तो आई थिंक जो फेड कर रहा है ऑलरेडी वो हॉटस्पॉट्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे क्राइसिस हो सकता है। तो
तो वहाँ पे रिस्क रेशियोज बढ़ाए हैं। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड लेंडिंग कर रहे हैं, और वो इंडिया में भी करते हैं, सारे सेंट्रल बैंक्स करते हैं, तो जो रिस्की एसेट्स हैं उसका रिजर्व रेशियो बढ़ा देते हैं कि आपने अगर 100 रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए लोन दिया है तो आपको 10 रुपये रिजर्व रखना पड़ेगा, पर आपने एक मॉर्गेज लोन, होम लोन दिया है जो सेफ है, तो आपको 2 रुपये रखना पड़ेगा। तो इस तरह रिजर्व रेशियो से आप कितना वो बलून हो रहा है उसको मैनेज कर सकते हैं। और टोटल एक्सपोजर जो है बैंक्स का, उधर भी आप लिमिट डाल सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन, स्टूडेंट लोन्स आप इस लेवल के आगे नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक फेड उस राह पे ऑलरेडी चल रहा है। तो देखा जो है अभी पिछले साल भर में ये सारे एक्सपोजर धीरे धीरे कम हुए हैं या फ्लैटलाइन कर रहे हैं, मतलब ये कोई बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्लियरली फेड का डायरेक्टिव बैंक्स को बहुत क्लियर है कि आप रिस्क वेट्स बढ़ाओ रिस्की एसेट्स का और उसके अंदर मैनेज करो। तो किसी भी बैंक की जो बुक है, लेंडिंग बुक, वो बहुत ब्लोट नहीं हुई है। आप देखें एक साल में जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, किसी को भी देख लें तो कोई किसी ने बड़ा लेंडिंग करके 2008 के पहले जैसे था कि सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी लोन लेके कर रहे थे, स्पेकुलेटिव एक्सेसेस थे, कमोडिटीज पे चल रहा था, क्रिप्टोज में चल रहा था, स्टार्टअप्स पे चल रहा था, वो नहीं है अभी सिस्टम में, इस समय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा कुछ क्राइसिस है, एक शॉर्ट टर्म का लिक्विडिटी क्राइसिस है जो फेड ने देख लिया कि रिटर्न, अगर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब वो टेस्ट हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गया सिस्टम का एसवीबी के थ्रू। तो अब फेड के पास एक क्लियर आइडिया है कि कहाँ तक जाएगा बिफोर इट स्टार्ट हर्टिंग। और दूसरे वेपन्स यूज़ करो, रिस्क रेशियो बढ़ाओ, बैंक्स के ऊपर लिमिट्स डालो कि आप इस सेक्टर को इतना नहीं दे सकते, और उसको वैसे मैनेज करो। आई थिंक उसी राह पे चलेंगे वो भी। करेक्ट। अच्छा अनुराग, एक छोटा सवाल आपसे, उसके बाद फिर मैं बॉन्ड यील्ड वाले पे आता हूँ जो हमें कीर्तन से समझना है। क्या ये जो आप लोग कह रहे हैं, क्या आपका ग्रॉसरी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मेड की सैलरी बहुत बढ़ गई? अगर हम एक साल पहले से कंपेयर, मैं समझना चाहता हूँ ना कि कोर इन्फ्लेशन गिर नहीं रहा एकदम, और ये फूड वूड वाले तो ऊपर नीचे होते रहते, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि ये सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप बार बार बढ़ा बढ़ा के एकदम बैंक ही डुबा देंगे तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो बताइए क्या है। सो ग्रोसरी बिल एक मैं कहूंगा एक वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला था, और कुछ हद तक उन्होंने वही एक्सरसाइज की जो मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ। वो ये कि वॉलमार्ट के स्टिकर प्राइसेस उन्होंने कंपेयर किए फ्रॉम 2019 टू 2022, और डिफरेंट लोकेशंस में किए, यूएस में डिफरेंट स्टेट्स में, और तकरीबन प्राइसेस सेम रहते हैं। और फिर उन्होंने एक कमोडिटी वाइज लिस्ट निकाली कि कौन सी कितना प्राइस कहाँ पर बढ़ा। तो थिंग्स लाइक the kitchen towels, tissue papers, ये about 30% बढ़ गए compared to some other things, जो LCD TV for example 10-15% कम हो गए। बट तकरीबन नीरज सिंपल आंसर ये है कि 25% ग्रॉसरी बिल ज्यादा हो गया है, 25% ज्यादा अक्रॉस द बोर्ड ऑन एन एवरेज है, और आई थिंक दैट्स बैड। तो ये कुल मिला के ये नजरिया है, और ये जरूरी है। और आप देख रहे हैं वॉलमार्ट, टारगेट, होम डिपो, इनके टॉप लाइन बढ़ रही है बाय वर्च्यू ऑफ इन्फ्लेशन, बट इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं नीरज, विच मीन्स कहाँ है कि वो वेज ग्रोथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना नीरज। तो फिर ये तो कहाँ तक चला पाएंगे वो। तो ये पहला पॉइंट है। तो वी शुड नॉट ब्लेम द कंपनीज के दे आर मेकिंग मोर प्रॉफिट, दे आर मेकिंग लेस प्रॉफिट। वॉलमार्ट हैज रिड्यूस द मार्जिन्स, राइट। सेकंड, एक छोटा पॉइंट नीरज, आई थिंक जिसको बोलते हैं कि जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जो पॉइंट सबने बोला ना, आई थिंक वो वैलिड है। देखिए क्या हुआ, 2008 के बाद में डॉट फ्रैंक एक्ट आया, उसमें उन्होंने ना फोकस बिग बैंक्स पे कर दिया कि यार हमने तो बेल आउट किया आपको, और ये वो। तो डॉट फ्रैंक में जो स्ट्रेस टेस्टिंग के सारे टफ नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स, वो बिग फोर पे फोकस कर दिए। एक्चुअली शुरू में वो सभी पे अप्लाई होते थे, बट 2018 में कांग्रेस में एक अमेंडमेंट लेके आए पॉलिटिशियंस दैट कि ये $250 बिलियन के नीचे के जो बैंक्स है ना, उनको नुकसान हो रहा है इसमें, दे वांट टू ग्रो, एंड उनके लिए वो कॉन्स्टेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कॉस्ट भी ज्यादा है स्ट्रेस टेस्टिंग की, दे कांट बेयर इट, उनको उससे हटा दिया गया। देखिए एक्सीडेंट हो गया। आज उस डायरेक्शन में अभी जो डिस्कशन हो रहा है नीरज, और फेडरल रिजर्व का वही बात है कि देखिए अगर हम बैंक्स को, अगर हमें इंश्योर करना ही है डिपॉजिट्स आपके, तो फिर हम इक्वल लेवल पे स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, राइट। लेट द मार्केट डिसाइड लोगों को कहाँ रखना है, लेकिन हम स्ट्रेस टेस्टिंग सबकी करेंगे। तो वहां पर हो रहा है कि ये सिस्टमिक क्राइसिस तो देखिए नहीं होगा। कल देखिए सबने कैसा फट से उसमें डिपॉजिट्स डाल दिए अल्टीमेटली। और आई थिंक इसने कीर्तन ने अच्छा पॉइंट बोला। देखिए ऑन अ 20 ट्रिलियन डिपॉजिट बेस, आपका ठीक है मार्क टू मार्केट है, बट
वो टेम्पररी है और विंडो दे दी गई है, आप उसमें ले लीजिए। अल्टीमेटली इट्स जस्ट कॉन्फिडेंस बैकिंग। द मोमेंट कंज्यूमर इज श्योर कि यार मेरे पैसे नहीं जाएंगे, यू नो, इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल, राइट? सो वो जी। कर्टेल करेंगे, बट यहाँ पे सोच चल रही है नीरज, इस डायरेक्शन में चल रही है कि स्ट्रेस टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेस टेस्टिंग बढ़ाएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको करे। अच्छा, ये कोविड अभी इन्होंने टिश्यू पर, कोविड के दाम में बहुत दाम बढ़े थे वहाँ पे, टिश्यू पे पानी कम आता लगता है वहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा ये लोग कागज़ यूज़ कर रहे हैं। ये छपी हुई खबर था, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये टिश्यू पे दाम बहुत बढ़ते हैं वहाँ पे। यानी अब दूसरे विषय पे आते हैं जो कीर्तन से समझना चाहूँ। आप लोगों ने सुना होगा जनरली एक खबर बार बार निकल के आती खबर हो कि बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन हो गया। ये क्या है, जरा हिंदी में बताता हूँ, मैं थोड़ा समय बताता हूँ क्या, उसके बाद कीर्तन समझाएंगे। जैसे दो अलग अलग टाइम फ्रेम के बॉन्ड है, 2 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है। तो आप उस पीरियड के लिए अनसर्टेनिटी का प्रीमियम हासिल करते हैं। आपने 2 साल का बॉन्ड लिया तो उसमें 7% ब्याज मिला, नहीं आप 2 साल की जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए आपको 7% कीमत मिल रही। 10 साल के थोड़ा ज़्यादा मिलेगी आपको, 7.5 पौने 8 मिल जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि जो 2 साल वाली वो ज़्यादा देने लगे और 10 साल वाली उसी लेवल पे बनी रहे, तो यानी यील्ड उलट गई, उलटवासी हो गई, इधर वाली ज़्यादा हो गई, इधर वाली कम हो गई। ये क्यों होता है, इसका क्या मतलब है हमारे लिए, ये समझाएं। कीर्तन, ये क्यों होता है और ये क्या है ये? नीरज जी, सबसे पहले तो आपने जो समझाया उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आज एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप किसी भी एक बैंक में भी जाएंगे और बैंक को कहेंगे मुझे 1 साल का फिक्स डिपॉजिट रखना है, तो बैंक आपको 6% ऑफर करता है। और अगर आप 5 साल का डिपॉजिट रखेंगे तो बैंक आपको शायद 7% ऑफर करेगा। बहुत बेसिक लॉजिक है कि आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा रखेंगे उतना ज्यादा शायद आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है 5 साल बाद बैंक रहेगा कि नहीं, पर 1 साल बाद बैंक रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आप ज्यादा जज कर सकते हो। तो 1 साल का रेट कम होता है, 5 साल का रेट ऊपर होता है, ये नॉर्मल है। अब किसी भी बैंक की ब्रांच में चले जाइए आपको यही दिखेगा, राइट? अब अगर ये उल्टा हो जाए, अगर आप बैंक में जाए और बैंक आपको कहे कि मैं 1 साल के लिए 7% दूंगा पर 5 साल के लिए मैं आपको 6% दूंगा, तब एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है जिसे आप यील्ड कर्व कहते हैं, राइट? अब इसे समझना कैसे? देखिए, जो शॉर्ट टर्म रेट होता है 1 साल का, 2 साल का, वो आपके आरबीआई या फेड जो करता है उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसका मतलब अगर आरबीआई मार्केट से लिक्विडिटी खींचने की कोशिश कर रहा है या रेपो रेट बढ़ा रहा है, तो ये रेट्स बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। ये आरबीआई जो कर रहा है उसका इंपैक्ट शायद 10 साल वाले पे या 5 साल वाले पे उतना नहीं होगा जितना 1 या 2 साल वाले पे। तो जैसे ही फेड या आरबीआई रेट बढ़ाएंगे, ये 1 साल 2 साल वाले रेट्स बढ़ जाएंगे, राइट? और जो 5 साल या 10 साल वाला जो रेट होता है ना, वो लार्जली आपको ये दिखाता है कि इकोनॉमी में आप फ्यूचर में कितना जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो शॉर्टर एंड ऑफ द कर्व, 1 साल 2 साल, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है फेड क्या कर रहा है उससे। और लंबे समय का जो 10 साल का होता है वो आपको ये दर्शाता है कि शायद ग्रोथ बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। अब आप देखिए, यील्ड इन्वर्जन क्या है? यील्ड इन्वर्जन मैं कह रहा हूं कि 1 साल वाला, 2 साल वाला बहुत ऊपर चला गया, 10 साल वाला नीचे चला गया। यानी आप कह रहे हो कि 1 साल 2 साल में आपके पास बहुत ही लिक्विडिटी क्राइसिस है, इसलिए इसके रेट्स बढ़ गए, या आपका फेड या आरबीआई रेट्स बढ़ा रहे इसलिए इसके रेट्स बढ़ गए। पर लॉन्ग टर्म में शायद जीडीपी ग्रोथ आप कम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये एक सिचुएशन, ये थियोरेटिकली ये आपको हिंट करती है कि शायद आप एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि छोटे समय के लिए लोग ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी है मार्केट से पैसा उठाने के लिए, पर लंबे समय में आपका जीडीपी ग्रोथ कम लग रहा है। तो थियोरेटिकली अगर आप देखें, पिछले बहुत सालों का डेटा ये दिखाता है कि शायद आपका यील्ड इन्वर्जन अगर हो गया है और 6 महीने तक ये यील्ड्स इन्वर्टेड रहते हैं, तो आगे के 12 या 18 महीने में रिसेशन आता है, इसलिए लोग डर जाते हैं जब यील्ड इन्वर्जन आता है। पर आप देखिए यूएस में क्या हो रहा है। ये बैंक क्राइसिस हुई उसके पहले अगर आप देखें तो 2 साल और 10 साल में गैप तकरीबन 1% का था, 100 बिप्स का। यानी आपका 2 साल वाला यील्ड 100 बिप्स या 1% ऊपर था 10 साल वाले से, इसलिए आपने कहा कि ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। पर जैसे ही ये क्राइसिस आई बैंक की, ये यील्ड कर्व थोड़ा सा और फ्लैट हो गया, तो ये जो डिफरेंस 1% का था उससे वो 0.45% हो गया। ये दर्शाता है आपको कि शायद मार्केट में या फिक्स्ड इनकम में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जो 1% का डिफरेंस था जो अभी 0.45 हो गया, शायद ये दर्शाता है कि फेड के पास अब उतना लेवरेज नहीं है मार्केट में जाके अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाने के लिए। इसीलिए अगर आप देखें कि फेड फ्यूचर रेट
जो क्राइसिस हुई उसके पहले ये डिनोट कर रहा था कि शायद आप 50 बिप्स से रेट्स बढ़ाएंगे, वो अब सेम डेटा पॉइंट 25 बिप्स दिखा रहा है। तो ये आउटकम है मेरे हिसाब से यील्ड कर्व्स में। गुरमीत, इसको सीरियसली लेना चाहिए क्या? कर जो फ्लैट हो रहा है या इन्वर्ट हो रहा है, डरा देते लोग। अभी बीच में बहुत भारत में भी हो गया था एक दिन, और यूएस में तो होता ही रहता है अक्सर। एक दिन कितना डरना चाहिए इससे? नहीं, जैसे कीर्तन ने बहुत अच्छा समझाया कि आगे अगर इन्वर्ट हो गया तो मतलब मंदी के संकेत हैं क्या? आप लोग ये सब देखते हैं कि नहीं? इनफैक्ट नीरज जी, बॉन्ड मार्केट ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर है, मैंने हमेशा बोला है, और यील्ड कर्व स्पेशली काफी काफी रिलायबल इंडिकेटर। अगर आप देखेंगे 10 में से 9 बार रिसेशन हुआ है, लैग इफेक्ट के साथ हुआ है, होता है। और इंडिया में यील्ड कर्व फ्लैट है, तो फ्लैट यील्ड कर्व ये बताता है कि आप शायद इकोनॉमिक ट्रांजिशन में है ना। आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो अच्छा करेंगे, अगर खराब मैनेज करेंगे तो वहां भी इन्वर्ट होगा। इंडिया में यील्ड कर्व फ्लैट है, तो आप 2 साल का खरीदे, 10 साल का बॉन्ड खरीदे, लगभग यील्ड सेम है 10-20 पैसे का। मेरा ये मानना है नीरज जी कि एक जो फंडामेंटल इशू जो जैसे नीरज ने कीर्तन ने बहुत अच्छा समझाया है कि लॉन्गर रन अगर इन्वर्ट हो रहा है तो बाजार क्या बोल रहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट फिर नीचे आएगा, इसलिए वो नीचे होने लगती है। और ये हमें पता है, आप जितना मर्जी कर लीजिए, लिक्विडिटी फैसिलिटी दे दीजिए, सब कर दीजिए, जब अगर बैंक यूएस का जो इकोनॉमी है वो क्रेडिट क्रिएशन से चलता है, वो इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अब अगर आप बैंक पूरे टाइम डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में, सेफ्टी में लगेंगे कि मुझे रन ऑन द बैंक ना आए, अभय जी ने बोला रिस्क रेशियो बढ़ाएंगे, यहाँ पे कर्टेल करेंगे, अगर आप क्रेडिट क्रिएशन में बाधा डालेंगे, आपका ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है जिसका अपने आप में डिसइंफ्लेशनरी होता है, इम्पैक्ट होता है। तो कायदा ये कहता है कि जब सिचुएशन बिगड़ती है कि आपको पहले अपनी गलती माननी चाहिए। पहले जब आप स्टार्ट करके बोलते हैं कि मेरे से गलती हुआ कि हमने 12 साल तक पैसा प्रिंट किया, हमें नहीं करना चाहिए था, तो आप एडमिशन करते हो कि गलती हुई। अब आप उसको गलती को पूरा करने के लिए दूसरी गलती कर रहे हो, ओवर टाइटनिंग कर रहे हो। आप 12 साल का प्रॉब्लम 12 महीने में फिक्स नहीं कर सकते। आपको बैलेंस शीट है, आपको गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि खाली मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं होगा, हमें और रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। हमें क्या, जहां भी फूड में इन्फ्लेशन में मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो क्या हम किसी तरह से कुछ फूड का कर सकते हैं, या हम कुछ और सप्लाई चेन इंप्रूव कर सकते हैं। ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। और आप देखिए अभी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ना शुरू होगा नीरज जी, और पॉलिटिक्स बहुत कुछ कराता है, सब कुछ इकोनॉमिक्स नहीं है, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। जिसको इलेक्शन लड़ना है उसको तकलीफ होने लगेगी अगर रिसेशन होगा, एंड ट्रस्ट मी, रिसेशन इज ऑल्सो अ फार बिगर प्रॉब्लम। तो कहना बहुत आसान है, शॉर्ट टर्म रिसेशन आएगा और हम बाउंस बैक कर लेंगे, एक्सेल शीट में ठीक दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, और गवर्नमेंट को, और आपको बोलना चाहिए कि 2% पॉसिबल नहीं लगता है इमीडिएटली लाना, क्या हम उसको पहले 3.5-4% पे ला सकते हैं, उसका लंबा रोड मैप बनाइए। इशू को कारपेट के अंदर डालने से कुछ नहीं। हम लोग यहाँ हिंदी में कहते हैं सारा साल घूम खाया घर क्यों नहीं बनाया। पहले तो खूब पैसा बांटते रहे, सिस्टम में लिक्विडिटी झोंकते रहे, अब अचानक से 2% करना है और वही 6-7-8 महीने के अंदर, तो वो एक मुश्किल का दौर है। अनुराग, एक बहुत क्विक कमेंट लेना मैं ब्रेक से पहले। आप लोग वहाँ इस बात की सब चिंता करते हैं कि नहीं? ये देखिए, सारा खेल मनी फ्लो का है, सिस्टम में कितना पैसा है, कितना क्रेडिट है, उसी से जीवन चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए जो शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी है डेट। तो अगर आप मेरा डेट ही मार दोगे तो मैं चलूंगा कैसे? चिंता कर रहे हैं आप लोग क्या? नीरज, उससे मुझे आपकी ना वो कविता ध्यान आ गई, वो पैसा हाथ का मैल नहीं, पैसा चेहरे की रौनक है। आप तो वैसे ही चमक रहे हैं बड़े, तो मतलब अच्छा चल रहा है। बट नहीं नीरज, देखिए यील्ड कर्व पे कभी एक बार चर्चा करेंगे, इस पे तो बहुत डीप चर्चा हो जाएगी। और आई डोंट बिलीव दैट इट्स अ प्रेडिक्टर, आई बिलीव इट्स देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। मतलब मौका वारदात पर है वो, पर वो कातिल नहीं है, बट वो मिलता है जरूर सेशन के टाइम पे। देयर ऑयल प्राइसेस एंड ये दोनों रहते हैं, बट दे डोंट कॉज इट, दे आर द इम्पैक्ट, बिकॉज ये भी एक मार्केट है अल्टीमेटली, राइट? तो yeah, I think that's all. I think we should move to other topics, नीरज जी। और हमारे पास जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनको एड्रेस करते हैं, और उनमें भी हमें हमारा कुछ समझ आएगा। आपको कुछ जोड़ना है बॉन्ड यील्ड में? इतनी चर्चा हो गई, मेरे को लगता है कि जो अगला शो करेंगे उसमें दूसरे इंडिकेटर्स भी लाइए आप। जैसे एक वो है
इनरवियर, फिर एक लिपस्टिक इंडिकेटर, लिपस्टिक इंडिकेटर बहुत अच्छा है। फिर एक मिनी स्कर्ट हेमलाइन इंडिकेटर, इन सब पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। अंडरवियर इंडेक्स और लिपस्टिक इंडेक्स पे तो मैं डेफिनेटली एक दिन चर्चा करूंगा, उससे पता लगेगा हाँ, कि मेन स्ट्रीट पे एक तो वॉल स्ट्रीट और बैंक का हो गया जो मेन स्ट्रीट पे, पर मेन स्ट्रीट पे जो है इंडिकेटर्स वो क्या दिखा रहे हैं। कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, उनकी सेल बिक रही है। रिसेशन में कॉस्मेटिक की सेल अच्छी हो जाती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि घर पे हैं तो चलो अच्छा दिखें, तो वो हो रहा है कि नहीं। बरसात के समय इनरवियर ज्यादा खरीदते हैं, बिल्कुल 4-6 सेट होने चाहिए, बिक जाएंगे तो क्या करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आईटी सेक्टर पे क्या हो रहा है, आईटी कंपनीज में क्या हो रहा है, और साथ ही कोई अननोन फियर तो नहीं मार्केट को जिसका डर लग रहा हो। बहुत छोटे से ब्रेक बाद तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हमारे वीकेंड शो में चर्चा हो रही है दुनिया भर के बाजारों में जो तूफान मचा हुआ था, क्रेडिट स्विस और सिलिकॉन वैली बैंक, बॉन्ड यील्ड, ये सब बड़े बड़े चीज़ें आप सुन रहे होंगे, इन सब पे हमने विस्तार से चर्चा की। अब एक और चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूँ मैं। पिछले हफ्ते में क्या हुआ मार्केट में, खूब तूफान मचा, तरह तरह केस है मार्केट में, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना गिर जाएगा मार्केट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बीच में चुपके चुपके क्रीपिंगली कुछ हो रहा था, वो आपके सामने रखता हूँ। आप जरा नैस्डैक देखिए कि बीते हफ्ते में कितना चला, 5%, 5.2% नैस्डैक ने गेन किया है, तब जबकि अमेरिका के बाजार में, भारत के बाजार में तूफान मचा हुआ था। S&P 2.5% ऊपर है, डाउ जोन्स 1% ऊपर। ये मैं सिर्फ आपको 13 से 16 तक का आंकड़ा बता रहा हूँ। इसके बीच में इन्हीं 4 दिनों में जो यूएस के बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स हैं उन पे भी आप नज़र डालिए। मेटा का स्टॉक 13% ऊपर है, इसी 4 दिन के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट 10% ऊपर है, एनवीडिया 9% ऊपर है, गूगल 9% ऊपर है, अमेजॉन 8% ऊपर है। ये क्या बताता है, ये कहानी क्या है? जब पूरे दुनिया में तूफान मचा हुआ था, बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि आईटी को और भयानक नुकसान होगा क्योंकि वो ग्रोथ स्टॉक है, पैसे नहीं मिलेंगे, उस दौरान ये कौन खरीद रहा था भैया जी? ये नीरज जी, एक सबसे बड़ा पहला पॉइंट मैं कहूँगा कि जो आपने स्टार्ट किया कि देखो सबका ध्यान था एसवीबी बैंक का रेफर, और पैसा जो बना वो स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आपने ठीक मौके पे अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया तो वो बन गया। और ये जो स्टॉक्स जिन्होंने आपने नाम लिया, ये वर्ल्ड के लीडर्स हैं और वैल्यू जोन में चले गए थे, डीप वैल्यू जोन में। आप देखें मतलब ऑल टाइम हाई जाने दीजिए, वो ब्लोटेड थे, पर फिर भी एडजस्टेड फॉर कैश ऑन द बुक्स 10-12 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। लोगों ने ऐसा सोच लिया कि तो कंपनी बंद हो जाएगी, लिटरली इस सिचुएशन पे आ गया था। पर फिर जब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया, वैल्यू फंड्स, उन्होंने देखना शुरू किया कि क्या है इस मार्केट में जिसको हम अभी कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं इस समय, और ये स्टॉक्स है, ये एकदम सामने आपके एकदम वर्ल्ड के नंबर 1 फ्रेंचाइजेज हैं, सॉलिड कैश फ्लो मशीन्स हैं। तो इन्वेस्टर्स जो सैवी इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स, मैं कहूँगा ग्रोथ इन्वेस्टर शायद नहीं है अभी मार्केट में इतने एक्टिव, पर वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये जो स्टॉक्स हैं इतने क्लीन पिक्स हैं कि, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो रनअप है ये एक हफ्ते में ख़त्म हो गया। मुझे लगता है ये जो इंटरेस्ट है ये वापस आया है, क्योंकि ये सारी कंपनीज रियल कैश जनरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को, और बहुत ही सॉलिड फ्रेंचाइजेज है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब नेटफ्लिक्स देखना बंद कर देंगे या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर देंगे या गूगल को कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा अभी ये, और ये अपनी फेयर वैल्यू रेंज में जाएंगे जो यहाँ से शायद अभी भी 20% ऊपर है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं तो अगर आप पिछले जनवरी से देखें तो ये सारे स्टॉक 70%, 80% अपने हाई से गिरने के बाद रिकवर हुए, अभी भी अपने हाई से 40% नीचे होंगे, लेकिन रिकवरी हुई है। गुरमीत, क्या कुछ बहुत जो शातिर लोग होते हैं वो बगुला की तरह से बैठे रहते हैं चुपचाप, उनको कोई मतलब नहीं बैंक कौन सा डिफॉल्ट हो गया, क्या होगा, मेरे स्टॉक पे नज़र है, जैसे नीचे आया मैं बाय करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इन 4 दिनों की बात करना चाहता हूँ। शायद ही कोई ऐसा पॉजिटिव आदमी रहा होगा जिसको लग रहा हो कि दुनिया ठीक है, सबको लग रहा था बहुत कुछ खराब हो रहा, तो कोई तो बाय कर रहा था ना। ये कौन थे वो लोग, वो क्यों बाय कर रहे थे? तो नीरज जी, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं
जब हेडलाइन नेगेटिव होती है तभी भाव अच्छा होता है, जब न्यूज़ खराब आती है तभी भाव अच्छा आता है। और आप देखिए आज टीसीएस की अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, $28 बिलियन के रन रेट पे है। एक टाइम पूरी इंडस्ट्री $28 बिलियन का नंबर करती थी। और इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट अगर आप 5-7 साल का व्यू लेंगे तो शायद ट्रिलियन में वो फिगर आएगा कि जो जो ओवरऑल नंबर आएगा इस सेक्टर का। तो मेरा ये मानना है कि डिफरेंशिएशन होगा नीरज जी। अभी क्या है, जैसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी टेक हो रहा था, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और बीएफएसआई में स्पेंडिंग स्लो होगा और मैक्रो अगर सिचुएशन खराब होती है, तो ऐसा मानना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होगी और होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में भी अब दो चीजें हो गई हैं कि पूरी तरह आईटी डिस्क्रिशनरी रहा। इनफैक्ट कोई बोलता है आईटी वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। हर वर्टिकल में आपको आईटी का एप्लीकेशन है। तो जो जैसे बड़ी कंपनीज है जैसे टीसीएस है, वहां पे आपको वेंडर कंसोलिडेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन उनकी स्ट्रेंथ है। तो वो इन टफ सिनेरियो में मार्केट शेयर गेन करती है और आगे जाके उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। कुछ कंपनीज हैं जो इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डिजाइन में बहुत अच्छी हैं। जैसे आज हमने देखा केपीआईटी टेक है इंडिया में, उसको होंडा का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उससे पहले उसे रेनॉल्ट का मिला। उसने अच्छी नया हाई बनाया है इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो ऑटो सॉफ्टवेयर, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में केस बोलते हैं, कनेक्टेड, ऑटोनोमस, शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो कुछ जगह मुझे लगता है जहां कंपनीज का ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड है, वो डिफरेंशिएट होंगी। नैस्डैक की अगर हम चर्चा करें तो हमने देखा कि मेटा में आपको ध्यान होगा बड़ा नेगेटिव न्यूज था कि बेट फेल हो गई है, स्टॉक टैंक हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि नतीजे थोड़े से अच्छे आए। हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी को। हमने टेस्ला में देखा था 300, तो राइट ऑफ मत करिए। अगर कोई अच्छी कंपनी है और बहुत ज्यादा करेक्शन आया है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, तो अगर आपका थोड़ा होराइजन ज्यादा है तो आप ग्रेजुअली डिप कर सकते हैं। तो कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स बाय करेंगे और मेरा ये मानना है कि कुछ ये फोकस शिफ्ट होगा और बहुत सारे बीटन डाउन सेक्टर्स पे आगे। आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से चैट जीपीटी और एआई पे फोकस हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट $10 बिलियन लगा रहा है, तो मुझे लगता है टेस्ला के सीईओ को फोमो हो गया है कि मैंने ही फाउंड किया उस कंपनी को और मैं ही निकल गया और अब कोई दूसरा उस पर राइड करेगा। ये फीलिंग भी हो सकती है। लेकिन मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, जिक्र कर दूँ कि टीसीएस का जिक्र आया तो इसके जो एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चले गए हैं और उनकी जगह नए सीईओ आ गए हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही, ये सिर्फ जिक्र के लिए बता रहा हूँ, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जब आपका किसी काम में दिल न लगे, आप बोर हो जाएं, तो आपको तुरंत निकल लेना चाहिए। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। करियर के पीक पर, बिल्कुल भारत की सबसे बड़ी कंपनी के एमडी एंड सीईओ, बहुत ही अच्छी सैलरी रही होगी, उस जगह आपको जब लगता है कि नहीं अब मुझे नहीं काम करना है, तो मुझे लगता है कि लाइफ इज़ मच मोर देन योर वर्क। तो ये खबर है आपके लिए, सिर्फ बताने के लिए कि ये एक चेंज हुआ है हमारे यहाँ। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने, और तमाम कंपनियों के बारे में बात करते हैं, कौन आया कौन गया ये हम लोग रखते हैं। लेकिन वापस अपनी थीम पे आते हैं। नीरज जी, एक बहुत अच्छा किस्सा है इस पे। विवियन रिचर्ड्स ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट लिया था। तो किसी ने सुनील गावस्कर से पूछा कि विवियन रिचर्ड ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, तो उन्होंने बोला कि यू शुड रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। यस। तो खैर ये वाले बीच में विशांतर होगा जो भी कुछ जोड़ना चाहे। लेकिन अनुराग आपके पास आता हूँ फिर कितना के पास। अनुराग ये बताइए, क्या इस पूरे उठापटक केओस के बीच में यूएस में वैल्यू बाइंग चल रही है क्या, जो हमने आईटी में देखा कि लास्ट 4 डेज में बहुत लोगों ने वहाँ बाइंग की है? नीरज, ये पिछले 4 दिन की बाइंग तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है, नैस्डैक की बाइंग, और बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं जिनको समझ नहीं आ रही है। और ये कुछ हद तक मोमेंटम बाइंग लग रही है। इसमें एक कंपनी में हमारी भी पोजीशन है और वो तो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशन थी। ऐसे बार्गेन को तो हम मिस नहीं कर सकते, तो वी टुक द पोजीशंस इवन लास्ट ईयर, एंड ऑफ लास्ट ईयर, बट अदर्स आर रीजनेबली वैल्यूड। तो हमें नहीं उसमें कोई बहुत ज्यादा आगे यहाँ से मोमेंटम बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। एक थोड़ा न्यूज ड्रिवन भी था कि टिकटॉक बैन होने की बात हो रही थी, तो मेटा चल रहा था, तो उसमें एक री रेटिंग का संभावना है, तो वो भी एक पॉइंट है। बट अगर एक पर्सपेक्टिव देखें नीरज, लास्ट ईयर आपके जो स्टेबल बचाने वाले, आपको किसने बचाया, और हमने जो थोड़ा बहुत फंड्स पार्क किए इन्वेस्टमेंट में, वो किए हेल्थ केयर, एनर्जी एंड आपका यूटिलिटीज एंड स्टेपल्स में, राइट। पिछले साल वो लोग बढ़े हैं और बाकी सारा मार्केट गिरा है। और गिरे सबसे ज्यादा कौन है? आईटी, डिस्क्रिशनरी एंड कॉम सर्विसेज, जिसमें आपके गूगल एंड मेटा आते हैं।
तो जैसे ही वो ये साल चेंज हुआ तो तकरीबन लोग ट्रेंड को देख करके, और यहाँ पे काफी प्रोग्राम बाइंग चलती है, और जब फंड्स बाई करते हैं तो उनके मैंडेट आते हैं और कब वो खरीदते हैं उसमें लैग्स भी आते हैं। तो ऑब्वियसली अब इस समय कौन से सबसे ज्यादा चल रहे हैं? डिस्क्रिशनरी, कॉम सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये माइनर बाउंस बैक है। वैल्यू पर्सपेक्टिव से हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। एक स्टॉक में बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही थी, पोजीशन बनानी चाहिए, जरूर मौके मिस नहीं करने चाहिए, बट अदर्स आर रीजनेबली वैल्यूड। नीरज जी, आई डोंट थिंक दे आर वेरी चीप एंड आई थिंक देयर इज टाइम टू गो। एक छोटा एग्जांपल दूं नीरज, अगर माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो वो 2000 करीब 98 में ना $10 का स्टॉक होता था, और वो बाय द टाइम 2000 आया वो 65 पे पहुंच गया। दैट वाज इट्स पीक। उसके बाद जो वो गिरा है तो उसको $65 आने में अगले 16 साल लग गए नीरज। फिर वो 2016 में 65 पे आया, वो तो 5x हो गया था, 10 से 60 पे 6x हो गया था। वो फिर 10 साल 16 17 साल के बाद आया। अब वो नीरज 60 से वो फिर से 6x पहुंच गया था नीरज, पेंडेमिक पीक। अब वो गिर रहा है, मुझे लगता है अगले 10 साल फिर लगाएगा नीरज। करेक्ट। तो ये देखिए, ये अपने अपने अप्रोच, अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन देखिए मौके का फ़ायदा अनुराग ने भी उठाया है ना। ये मौके का फ़ायदा उठाना ही चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा था कि वो इन्वेस्टर की नज़र बननी चाहिए। कीर्तन, इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में एक चीज़ रखना है, तो वो ग्राफिक दिखाई जिसमें हमने वैल्यूएशंस निकाले थे, पीक जो मल्टीपल्स थे वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुए, है ना, 40, 42, 45 तक गए थे। ये देखिए 42 का टीसीएस का था, अब 31 पे आ गया है। इन्फोसिस 38 से 27 आ गया है, HCL 33 से 22 और टेक महिंद्रा 34 से 20। अभी भी बहुत सारे लोग इस कैंप में हैं कि आईटी हमारे अभी भी महंगे हैं थोड़े, क्योंकि मुझे ध्यान है कोविड से पहले टॉप आईटी कंपनीज बड़ी वाली 22, 24, 25 के मल्टीपल पे चलती थी और मिड कैप 17, 18, 15 पे चलती थी, तो उसके लिहाज से महंगे हैं। लेकिन ये महंगा बोलते बोलते भी उनको 2 साल हो गए, नीचे नहीं आने को तैयार है। ठीक है, तो अब वो एक अलग डिबेट यहाँ पे है। तो क्या कीर्तन, ये वैल्यू बाइंग यहाँ भी हो रही है क्या? क्योंकि ये गिर नहीं रहे, तो मैं मान रहा हूँ कि कोई तो खरीद रहा होगा, क्योंकि अगर ये सस्टेन कर रहे हैं 1.5 साल से लगातार ये कहने के बावजूद कि ये महंगे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग हो रही है क्या आपके हिसाब से? डेफिनेटली हो रही नीरज जी। मैं थोड़े से और आंकड़े शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लार्ज कैप में देखें, पिछले 5 साल का मीडियन पी लार्ज कैप आईटी कंपनीज का तकरीबन 25 था, राइट। अगर आप 5 साल का देखें तो तकरीबन 29 था, 10 साल का देखें तो तकरीबन 25 था। आज अगर आप 5 साल के एवरेज पी पे देखें तो सब लार्ज कंपनीज 5 साल के पी के ऊपर या उससे नीचे ट्रेड कर रही। तो 5 साल के बेसिस पे तो आप डेफिनेटली एक वैल्यू बाई जोन में है। पर ऑफ कोर्स इसमें ध्यान ये रखना है कि पिछले 5 साल की जब बात करेंगे तो वो 2 साल कोविड वाले जो पीक वैल्यूएशंस आ गए थे उसका एवरेज है, जिसकी वजह से वो नंबर ऐसा दिख रहा है। पर अगर आप 10 साल का डेटा ले तो 10 साल में तो आप अभी भी एक्सपेंसिव है। जैसे अगर 10 साल का आप इंडस्ट्री का एवरेज पी ले तो 25 है, पर टीसीएस 28.5 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इन्फोसिस को देखे वो 25.5 पे ट्रेड कर रहा है। तो इन्फोसिस इज वेरी क्लोज टू द 10 ईयर एवरेज, पर टीसीएस थोड़ा सा महंगा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जब आप हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में, हमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्टॉक्स को अलग अलग रखने की। क्योंकि अगर आप मिड कैप में भी देखें तो आप देखिए परसिस्टेंट अपने 5 साल के एवरेज से बहुत ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है, पर आप एम्फेसिस देखिए 5 साल से सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी में वैल्यू बाइंग हो रही है, पर बहुत और काफी स्टॉक स्पेसिफिक है। क्योंकि देखिए ये कोविड में जो रन अप आया था उसके बाद वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि एट्रिशन बढ़ गया था, मार्जिन्स ड्रॉप हो रहे थे, राइट। तो ये दोनों सिचुएशंस मेरे हिसाब से लार्जली सॉल्व हो गई। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखें, आई थिंक मार्जिन्स हैव स्टेबलाइज्ड, एट्रिशन का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये कैलेंडर ईयर में देखें, आई थिंक एक अच्छी वैल्यू बाइंग हुई थी जिसकी वजह से आईटी वाज डूइंग वेरी वेल। पर जैसे ही ये वापस बैंक क्राइसिस आया और आईटी कंपनीज की इतनी सारी लार्जर बिजनेस मॉडल बीएफएसआई है, तो वापस ये गिरने लगे। और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो 200 डीएमए के आजू बाजू ट्रेड कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो वैल्यू बाई कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके, तो ये तो थी सेक्टोरल चर्चा। हमने आईटी चूंकि इस बार हमने नज़र पड़ी तो क्या एक सवाल मैं आप लोगों से छोटा छोटा लेना चाहता हूँ कि हमारे शो का नाम है कि कोई अनहोनी का डर है क्या, है ना। पता नहीं अचानक से कोई आता, अब अनहोनी मुझे कैसे पता? अब मैंने किसी को ब्लैक स्वान अगर होना था वो पता थोड़ी होता, तो अपने आप हो जाएगा, पता चलेगा बाद में होने के बाद। लेकिन
कोई ऐसी चीज़ आपको रेड फ्लैग के तौर पे दिखती हो कि यार ये एड्रेस नहीं हो रही मार्केट में, जिसको थोड़ा सा नज़र में रखना चाहिए? आपके हिसाब से वो कोई चीज़ हो सकती है क्या, या नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डर अभी जो है वो सबके मन में यही है कि और कोई बैंक्स हैं जो अब सडनली अनाउंस करेंगे कि हम भी इंसॉल्वेंट हो गए हैं और पूरा सिस्टम पे प्रेशर डाल देंगे अपने और वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूएस में ही हो, वो यूरोप में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं कि सडनली एक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ उनकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं थी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे नहीं थे, वो आके अनाउंस कर दें कि अपने हाथ खड़े कर दें कि अब हम डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं दे सकते हैं, तो एक बैंक रन, तो एक वही डर है लोगों के दिल में और वो डर समय से ही ख़त्म होगा। मतलब एक हफ्ता 10 दिन 1 महीना लगेगा तो लोगों को तसल्ली होगी कि नहीं है, पर इस समय ये डर है कि ये सारे बैंक एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर क्रेडिट स्विस तकलीफ में है तो उसके साथ और भी कोई बैंक है यूरोप के जो तकलीफ में है, यूएस में कोई और रीजनल बैंक हैं जो तकलीफ में, तो ये एक मैं कहूँगा ये एक बड़ा डर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़ा डर है इस समय। गुरमीत, बहुत छोटा जवाब चाहिए। जब आप अपने बोर्ड रूम में बैठते होंगे अपने सारे रिसर्च एनालिस्ट और सारे दोस्तों के साथ, तो सोचते होंगे ना कि ये वाला बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इसको लेना चाहिए, ये पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फिर कोई कहता हो यार एक ये वाला इवेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। वो कौन वाला इवेंट है वो? जी, मेरे को जो रिस्क लगता है वो प्राइवेट मार्केट्स लगता है, क्योंकि हर बार जो क्राइसिस आता है ना, नए नाम से आता है। डॉट कॉम बबल था, लीमन था, सेम क्राइसिस ब्लैक स्वान नहीं होता है, क्योंकि उससे आप सीख चुके होते हो, आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड बढ़ जाती है। ये जो पूरा प्राइवेट मार्केट है, जो हिसाब से वीसीज ने फंड किया है, इसके बहुत सारे लिंकेजेस हैं। उन्होंने उनके जैसे हमने देखा क्रिप्टो के $2 ट्रिलियन जब गया तो लोगों ने बोला कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। वो देखिए इंपैक्ट एसवीबी के फॉर्म में आया, क्योंकि वो पहले एक उनकी दूसरी फर्म डिफॉल्ट हुई, फिर हमने देखा क्रेडिट स्विस में भी आर्किडॉज और ग्रीनशिल में प्रॉब्लम्स आया। तो मुझे लगता है प्राइवेट मार्केट में अभी भी शेकअप ड्यू है। बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत ही ऑब्सीन वैल्यूएशंस पे हैं, कैश फ्लोज उसको जस्टिफाई नहीं करती है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है जो स्टार्टअप श्रिंक करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेगा वो शायद ज्यादा सर्वाइव करेगा। ये जो एक थ्योरी थी कि बिल्कुल स्केल से आप एक टाइम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मुझे लगता है उसको वापस देखने की जरूरत है। वो मुझे लगता है वो देखना जरूरी है। उसका इंटरलिंकेज क्योंकि बहुत ज्यादा है, बैंक से भी है, इकोनॉमी से भी है, जॉब से भी है और पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम पे भी है, तो उस पर नजर रखना जरूरी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम किसी भी सेंट्रल बैंक की, क्योंकि अगर ये डोमिनो इफेक्ट बढ़ गया तो ये काफी, क्योंकि अब साइज ऑफ इकोनॉमी भी बहुत बढ़ गया है, साइज ऑफ डेट भी बहुत बढ़ गया है। यूएस का अपना डेट $31 ट्रिलियन है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अनुराग, 30 सेकंड में एनी रेड फ्लैग? सो यूएस में रेड फ्लैग है नीरज जी। एक यूएस इकोनॉमी स्लो बर्न पे चल रही है, 6% के रेट 1-1.5 साल तक रह सकते हैं। मार्केट्स आई डोंट थिंक उसके लिए रेडी है, तो ये यूएस का रेड फ्लैग है। ओके। इंडिया का रेड फ्लैग नीरज जी SIP फ्लोज है और बस वही टिकाए हुए हैं नीरज, और जिस समय पैनिक आया तो फिर वो देन एनी वैल्यूएशन इज ऑफ। ओके कीर्तन, 30 सेकंड, एनी रेड फ्लैग? आई थिंक अनुराग जी ने एक स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बात की थी उनके कॉन्वर्सेशन में, उस पर बात करना चाहूंगा। यूएस में 875 बैंक्स है, जिसमें से सिर्फ 25 बैंक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। 850 बैंक्स ऐसी है जिसपे स्ट्रेस टेस्टिंग हुई ही नहीं है यूएस में, तो एसवीबी वाज वन ऑफ देम। तो ये एक सिस्टम है, घूम फिर के बात वहीं आ रही है, पैसा बैंक के थ्रू आ रहा है, लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत है, वो इधर उधर हिचकोले खाएगी, जिधर बढ़ जाएगी तो उधर दिक्कत, जिधर घट जाएगी तो उधर दिक्कत। तो ये जो इतने टॉप ऑफ द माइंड आपके इश्यूज थे, हमने एड्रेस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की क्या क्या आपको यहाँ से आगे जाते हुए नज़र रखना है, लेकिन बीच बीच में वैल्यू बाइंग के भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। चलिए आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ध्यान रखिए अपना, वीकेंड मस्ती करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।